साथियों, आज के इस वीडियो में हम 1 सितंबर एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के तीनों शिफ्टों में आए हुए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और कुछ इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप शिफ्ट वाइज देख पाएंगे, मैं मिक्स नहीं करूँगा। हर शिफ्ट के प्रश्न आप अलग अलग देखेंगे, जिससे आपको पता चल सकेगी कि किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ, कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है अगर आपका एग्जाम आगे आने वाली शिफ्टों में लगा हुआ है, तो इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए हम फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए भाग की, तो संविधान के भाग 4 में है ये। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है समान नागरिक संहिता? राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, यही है कॉमन सिविल कोड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 को तिरंगा कहाँ फहराया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कॉमन सेंस पर आधारित है। ठीक है, जाहिर सी बात है 15 अगस्त की बात हो रही है, 1947 की बात हो रही है, तिरंगा कहाँ फहराया जाएगा? तिरंगा तो भैया हमेशा लाल किला पर ही फहराते हैं ना, तो लाल किला नई दिल्ली इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, लाल किला, रेड फोर्ट। ठीक है, अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या मिल सकता है? अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर था। कुछ इसके बारे में और जान लीजिए। देखिए, यह कला आर्ट अथवा बायलाट नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 149 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 149 का संबंध है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है, इसको आपको टिक करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को नदी, सांगपो के नाम से जाना जाता है। वहीं अगला बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम सियांग हो जाता है और आगे चल करके इसी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो 3 दिवसों से होकर के गुजरती है, तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 अक्टूबर 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चीन की भाषा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंदारिन। ठीक है, वैसे चीनी एक भाषा खुद में है, चीनी जो है, चीन की भाषा चीनी है, चीनी खुद में एक भाषा है, उसी की एक भाषा है, क्या है? मंदारिन, लोकल भाषा है। ठीक है, तो मंदारिन चूंकि ऑप्शन में था इसलिए मंदारिन पे टिक करेंगे। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करें, ठीक है, तो सिंहली और तमिल ये श्रीलंका की आधिकारिक भाषाएं हैं। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बंगाली है। ठीक है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मी है। ठीक है, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? नेपाली है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। जब चीन की बात आई है तो हो सकता है कि आगे आने शिफ्टों में जो बाकी जो पड़ोसी देश है हमारे, उन पड़ोसी देशों की भाषाओं के बारे में पूछा जा सकता है, खेल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रोशन कुमारी और शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? ठीक है, तो ये आपके 2-2, 3-3 कलाकारों का एक जो है पेयर बनाया गया था। ठीक है, क्रम बनाया गया था, उसमें से आपको टिक करना था। ठीक है, तो इसमें से एक जो आपका था रोशन कुमारी, शोभना नारायण, एक नाम और था जो है, ठीक है, करके था, तो उस पर आपको टिक करना था। इनका संबंध किससे है? कथक से है। ठीक है, तो कथक जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा कथक के बारे में डिटेल में बात करें तो पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के प्रतिपादक माने जाते हैं। वह कथक के लखनऊ घराना, मतलब
कालका बिंदादिन घराने से संबंधित हैं। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो गणगौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान कुछ और उत्सव जान लीजिए। अश्व पूजन है, नवरात्रि है, गुरु पूर्णिमा है, माउंट आबू ग्रीष्म और शीतकालीन महोत्सव है, पुष्कर मेला है, गणगौर महोत्सव है, नागौर महोत्सव है, पतंग महोत्सव, कुंभलगढ़ महोत्सव, तीज, मारवाड़ महोत्सव, ग्रीष्म उत्सव, बाणेश्वर मेला, शीतला माता मेला। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ उत्सव ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पुष्कर मेला, गणगौर महोत्सव, नागौर महोत्सव, पतंग महोत्सव, कुंभलगढ़ महोत्सव, ठीक है, मारवाड़ महोत्सव, ठीक है, बाड़ेश्वर मेला, ठीक है, माउंट आबू, ठीक है, ग्रीष्म और शीतकालीन महोत्सव। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, आता है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कुमुदनी लखिया का संबंध है किस नृत्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथक। ठीक है, कुमुदनी लखिया का संबंध है कथक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी किस सागर में गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूमध्य सागर। जी हाँ दोस्तों, नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकल करके सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई भूमध्य सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मई 2013 तक भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो मई 2013 आपको डेडलाइन दिया हुआ था, तो इसके पहले जो भी हैं, ठीक है, उनमें से एक आपको चूज करना था। तो ऑप्शन में आपको पंडित रविशंकर दिया हुआ था, वैसे लता मंगेशकर भी हैं, ठीक है, शहनाई की उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी हैं। ठीक है, कई सारे नाम हैं, लेकिन ऑप्शन में चूंकि पंडित रविशंकर था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है पंडित रविशंकर। ठीक है, कब दिया गया? 1999 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साहित्यकार कमलेश्वर प्रसाद की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 प्रदान किया गया। ठीक है, तो देखिए 2005 में कमलेश्वर प्रसाद को पद्म भूषण से नवाजा गया था और 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा नाम, कितने पाकिस्तान इनका उपन्यास है, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है साथियों, कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको जो कि कंफ्यूजिंग वाला हो, जैसे ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, ध्यान में जल्दी नहीं रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग वाले हों, ठीक है, जिसका आंसर आपको ना पता हो, उस पर तुक्का मत लड़ाइएगा। ठीक है, जीके जीएस और इंग्लिश के सेक्शन में तुक्का, जो मतलब सेशन 2 आपका जो एग्जाम होगा जीके जीएस इंग्लिश का, इसमें तुक्का कतई मत मारिएगा, चाहे जो कितना भी कहे आपसे। ठीक है, ऐसे तुक्का मारो, ऐसे तुक्का मारो, इसमें तुक्का कतई मत मारिएगा, खिलवाड़ मत करिएगा। आपको जितना आता है जीके जीएस इंग्लिश में, आप उतने ही क्वेश्चन ट्राई करिएगा। जो आपको कंफर्म ना हो, ना आता हो, उसको मत करिएगा, नहीं तो किया कराया सब बेकार हो जाएगा, सब पानी फिर जाएगा। हाँ, मैथ में और रीजनिंग में आप तुक्का मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ आपको पासिंग मार्क लाना, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ पे आप तुक्का मार सकते हो। ठीक है, लेकिन जीके जीएस और इंग्लिश में तुक्का कतई मत मारिएगा, ये गलती मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। ठीक है, अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन मेरे पास नहीं, लेकिन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको मैं बता देता हूँ डिटेल में। देखिए, डेबिट का अर्थ होता है अपने पैसे का उपयोग करना। ठीक है, डेबिट का मतलब क्या होता है? आप अपने पैसे का उपयोग कर रहे हैं, जबकि क्रेडिट का मतलब क्या होता है? एक निश्चित समय अवधि के लिए पैसे आप उधार ले रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट और कम्प्लीमेंट्री लाभ और डिस्काउंट जैसे फायदे देने के साथ साथ आपके बैंक बैलेंस में पैसे नहीं होने पर भी अधिक खर्च करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्म समाज। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, वहीं अगर आर्य समाज की बात करें तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 12 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नर्तकी नटराज का संबंध है किस नृत्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम पे आपको टिक करना था। एक चीज और जान लीजिए इनके बारे में कि नर्तकी नटराज को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
ठीक है। तो जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आगे आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम लगा हुआ है तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत फायदा आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन शहरों को जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु, भारत के 4 महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है। क्या है ये परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण मतलब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1999 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो कानपुर पे आपको टिक करना था। एक बार और जान लीजिए कि भीतरगांव मंदिर है ये गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है भीतरगांव मंदिर, जो कि कानपुर में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्न में से कौन सी पुस्तक आयुष्मान खुराना से संबंधित है? तो क्रैकिंग द कोड माई जर्नी, ये आयुष्मान खुराना संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन में दिया हुआ था, इसको आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप में सबसे पहले किस खिलाड़ी ने 10,000 रन पूरे किए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विराट कोहली। ठीक है, T20 फॉर्मेट में 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले देश के पहले बल्लेबाज विराट कोहली हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 1,000 रन की, तो भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने एक कैलेंडर वर्ष में, ध्यान रखिएगा, एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कैल्शियम का कार्य। देखिए, कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों और दांतों को क्या करता है? मजबूत करता है। कैल्शियम क्या है? एक मिनरल है जो खून का थक्का बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका तंत्र का सुचारू रूप से काम भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिए, ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन तैराकी से संबंधित था। तैराकी कुछ शब्दावलियां दी हुई थी, उसमें बताना था कि कौन सी शब्दावली आपको जो है, कौन सी शब्दावली तैराकी की है। तो जान लीजिए, स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक है, बेस्ट स्ट्रोक है, जेन है, बटरफ्लाई है, ट्विस्ट है, स्प्रिंग बोर्ड है, फ्रंट कॉल है। ये सारी जो है शब्दावलियां तैराकी से संबंधित है, इनको ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन मिल गए थे, उनको देख लेते हैं। रिपल्सिव का सिनोनिम पूछा गया था, पर्यायवाची पूछा गया था। तो रिपल्सिव का जो सिनोनिम होगा वो एबोरेंट हो सकता है, क्रीपी हो सकता है, डिसटेस्टफुल हो सकता है, हेटफुल हो सकता है, हाइडियस हो सकता है, नेस्टी हो सकता है। जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप टिक करेंगे। सेल लाइक हॉट केक्स इडियम का मीनिंग पूछा गया था, जिसका मतलब होता है टू बी बॉट क्विकली एंड इन लार्ज नंबर, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में और जल्दी जल्दी खरीदना। ठीक है, रिवाइव का सिनोनिम पूछा गया था, तो रिवाइव का सिनोनिम होगा एराउज, इनकरेज, एनर्जाइज, ओवरकम, क्विकन, रिकवर। ठीक है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा टिक करेंगे। चलिए, यहाँ से अब हम 1 सितंबर सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, मैं कभी भी तीनों शिफ्टों के प्रश्नों को, मतलब जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है उन सारे शिफ्टों के प्रश्नों को मैं आपस में मिक्स नहीं करता हूँ। ठीक है, शिफ्ट वाइज सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे, जिससे आप आराम से समझ सकें कि किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया था। हाँ, प्रश्नों का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो मैं नहीं देता हूँ, एग्जाम तो आप दे के आते हो, बताते हो आप हो, जो है जो आप बताते हो मैं आपके सामने परोस देता हूँ। ठीक है, तो भैया प्रश्नों का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, उससे घबराइएगा नहीं, लेकिन हाँ, क्वेश्चन और आंसर 100% एक्यूरेट हैं। ठीक है, इतना निश्चय जानिए। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन अगर इधर उधर हो जाता है तो घबराइए नहीं, प्रश्न है, अगर पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही होगा आपसे उससे। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 29 और 30 का संबंध किससे है, ये आपसे सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 30 जो है ये अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन भी अनुच्छेद से संबंधित है कि अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 129 का संबंध है कि सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब कोई अगर सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको दंडित कर सकता है, ये अनुच्छेद 129 कहता है। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार अनुच्छेद 129 देता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अनुच्छेद 112 से है कि संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है। तो ये बजट से संबंधित है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 112 के तहत प्रतिवर्ष सरकार संसद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण या एएफएस पेश करती है, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अनुच्छेद 112 क्या है, बजट से संबंधित है। ठीक है, बजट की बात आई तो यहाँ चीज और जान लीजिए कि बजट कब से कब तक होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बजट जो होता है वो 1 अप्रैल से, कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो है अप्रैल बजट की डेडलाइन होती है। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक बजट की डेडलाइन होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इस फैक्ट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेवाती घराना। अगला क्वेश्चन है कि भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका राइट आंसर है संतूर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। चूंकि ऑप्शन भरतनाट्यम दिया हुआ था इसलिए आप भरतनाट्यम आपको टिक करना था, लेकिन जान लीजिए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। ठीक है, 2001 में आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मृणाली साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न भी नृत्य से है कि पद्मा सुब्रमण्यम और अमरेबल बल्ली का संबंध है किस नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन है कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौखाई त्योहार का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा ऑप्शन में था, ये टिक करना है, लेकिन जान लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। ठीक है, ठीक, यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग में ये सबसे बड़ा मंदिर है और यह द्रविड़ वास्तुकला शैली में निर्मित है और राजा चोल प्रथम द्वारा 1003 और 1010 ईस्वी के बीच इसको बनाया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तोड़ तोड़ करके इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपनाम दीनबंधु था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दीनबंधु या देशबंधु करके दिया हुआ था, कंफर्म नहीं हूं, मैं दोनों का आंसर आपको बता देता हूं। ठीक है, तो सीएफ एंड्रजू को, ठीक है, सीएफ एंड्रजू को जो है दीनबंधु उपनाम से जाना जाता है और चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 2011 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, 2011 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच 2 अप्रैल 2011 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को 48.2 ओवरों में 4 विकेट खोकर मैच हराया था। ठीक है, तो फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित ये भी है, क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। देखिए जो क्रिकेट विश्व कप 2023 है ये 13वां विश्व कप है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैच अक्टूबर और नवंबर 2023 में खेला जाना है, जो कि वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 का पहला मैच 5 अक्टूबर को भारत के नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। ठीक है, स्टेडियम नाम ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम पूछा गया था। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है,
ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बुक से संबंधित है। रेड अर्थ बुक किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रम चंद्रा। विक्रम चंद्रा जो है एक भारतीय अमेरिकी लेखक हैं, उनकी रचना है रेड अर्थ बुक। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। ठीक है, बिहार राइट आंसर है, इसको करेक्ट करना था। ठीक है, 61.8% है। इसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का 65.3%। तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान 66.1%। ठीक है, देखिए साक्षरता दर पे क्वेश्चन तो आया है, लेकिन अभी पहले दिन है, जनगणना के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आगे आने वाले शिफ्टों में जनगणना के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा, तैयार रखिएगा, जिससे चूक न हो जाए। ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसी मंडल में जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, यही कारण है कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। तो क्षोभ मंडल आपको राइट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नासिक। किसने किया? विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी आया है तो भविष्य में जो है बाकी विटामिन भी निश्चित तौर पे आएंगे, उसको भी जान लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन ए और के। ठीक है, अगला है विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो थायमीन होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक सूत्र अगर बात करें तो C29H50O2 होता है। यह वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ए के की अगर बात करें तो फाइटोनैडियोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, या इसको जो है फिलिक्यूनान भी बोला जाता है। ठीक है, यह हमारे शरीर में मौजूद एक घुलनशील विटामिन है जो वसा में घुला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ सारे फैक्ट जो बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखिए। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है अगर आगे आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम है। ठीक है, ठीक, अगर आपका एग्जाम हो चुका है, केवल आपको आंसर देखना है, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, जल्दी जल्दी आंसर देख करके आप चले जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एग्जाम आपका आगे वाले शिफ्टों में लगा हुआ है तो आराम से ध्यान से माइंड कंसंट्रेट करके वीडियो को देखिए, कंप्लीट देखिए। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीता? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। 54 साल के लंबे इंतजार के बाद यह खिताब फाइनल मैच में मेघालय को हरा करके कर्नाटक ने इसको जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिनूक नामक हवा कहाँ चलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर में दिया हुआ था, ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों से नीचे उतरती हुई यह एक गर्म हवा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक भुगतान का तरीका दिया है? ठीक है, आपको भुगतान के कई सारे तरीके दिए हुए थे, उसमें बताना था कि निम्न में से कौन भुगतान का तरीका है। तो नेफ्ट आंसर में दिया हुआ था, इसलिए नेफ्ट जो है इसका राइट आंसर होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेफ्ट आंसर में दिया हुआ था। और भी जान लीजिए आप, डेबिट है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल वॉलेट है, डिजिटल भुगतान ऐप है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब जिसको यूपीआई बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा मतलब जिसको यूएसडी बोलते हैं। ठीक है, और बैंक प्रीपेड कार्ड है, मोबाइल बैंकिंग है, सारे क्या हैं? ये सब भुगतान के तरीके हैं, डिजिटल भुगतान के तरीके हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया G20 से। ठीक है, G20 महिला समूह की बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में G20 महिला समूह की बैठक है, महिला सशक्तिकरण पे बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1867। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंग्लिश से है। एडमायर्ड का सिनोनिम पूछा गया था, तो चेरिश्ड हो सकता है, डियर है, एस्टिमेटेड है, फेवरेट है, हॉलोड है, लव्ड है। जैसा ऑप्शन होगा वैसा टिक करेंगे। ठीक है, फ्रेगाइल का सिनोनिम पूछा गया, तो डेलिकेट हो सकता है, फीबल हो सकता है, फ्रेल हो सकता है, वीक, ब्रिटल, क्रिप्स। जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविल्स एडवोकेट इडियम का अर्थ पूछा गया था, जिसका मतलब होता है टू प्रेजेंट काउंटर आर्गूमेंट। ठीक है, मतलब जैसे वकील होते हैं, वकील क्या करते हैं कोर्ट में? वो डेविल्स एडवोकेट करते हैं, मतलब जो चीज है, जो सही तथ्य है, जिसको मैक्सिमम लोग जिसको जानते हैं, लेकिन उसका क्या करते हैं? वो विरोध करते हैं उसका, नहीं ये चीज ऐसे नहीं है, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्गूमेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम 1 सितंबर थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है साथियों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, वहाँ पे जाके पहले आपको ज्वाइन होना होगा, जाके पहले टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माई स्टोरी किसकी रचना है? ठीक है, पुस्तक है माई स्टोरी, इंग्लिश में इसको माई स्टोरी बोलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की भारतीय लेखिका कमला दास की ये क्या है? ये आत्मकथा है, तो कमला दास आपको टिक करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुभमन गिल का संबंध किस खेल से है? जिसका जो राइट आंसर है वो है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानसून के मौसम में किस जगह सबसे कम वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेह है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जहां की 9.20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। लेह कहाँ है? लेह लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? आसाम में, चेरापूंजी, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो धमाल हरियाणा का एक लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक प्राप्त किए? तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर है। 26 स्वर्ण, 17 रजत, 26 कांस्य पदक के साथ पंजाब शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाश्रम की स्थापना किसने की? पंडित बिरजू महाराज आपको राइट करना था, पंडित बिरजू महाराज पे आपको टिक करना था। तो 1998 में कलाश्रम नाम से कथक केंद्र की स्थापना पंडित बिरजू महाराज ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस ग्रंथि के कारण घेंघा रोग होता है? तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ठीक है, देखिए ये घेंघा रोग जो है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में क्या होती है? सूजन आ जाती है। तो घेंघा रोग का संबंध किससे है? थायराइड ग्रंथि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुस्लिम लीग के द्वारा अलग देश की मांग किस वर्ष की गई? तो इसका जो राइट आंसर है 1940। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2023 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो इसका जो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भगत सिंह। कब? 1926 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कि झारखंड में किस त्योहार के दौरान, किस त्योहार के बाद मवेशियों की पूजा की जाती है? ठीक है, तो देखिए उस त्योहार का नाम है बंदरा सोहराय त्योहार। बंदना सोहराय त्योहार ये हिंदू और आदिवासी कृषक समुदायों जैसे कि संथाल, भूमिज, मुंडा, बागल, कुर्मी, महतो आदि के द्वारा ये मनाया जाता है। इसमें मवेशियों की पूजा की जाती है। ये त्योहार जो है दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य के ऊपर क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे आएगा। पहले शिफ्ट में नहीं आया, सेकंड शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन थर्ड शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आ गया है। तो आगे जिन भाइयों का एग्जाम लगा हुआ है मौलिक कर्तव्य को अच्छे से रट लें। मैं पूरा डिटेल यहाँ पे मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको दे रहा हूँ। ठीक है,
बाकी पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड किए उसमें मैंने बताता रहा हूँ मैं। आज मैं दोबारा इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सारी बातें समझ लीजिए और उसको बैठा लीजिए, क्योंकि मौलिक कर्तव्य के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। ठीक है, देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। शुरुआत में भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, अच्छा, ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 51A। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों का संबंध अनुच्छेद 51A के से है। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं उनको जान लीजिए। क्रम वाइज में बता रहा हूँ, क्रम वाइज इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्रम वाइज ही पूछा जाता है। ठीक है, क्रम आपको ध्यान रखा है। देखिए पहले नंबर पर क्या है, संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। नंबर 2, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना है। नंबर 3, भारत की समृद्धता और अखंडता की रक्षा करना है। नंबर 4, जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। भाईचारे की भावना 5वां है। 6वां क्या है, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। 8वां है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास। और 11वां जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा जाता है, वह है सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, जो कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है पंडित रविशंकर। कब, 1968 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर है सितार। ठीक है, अच्छा, पंडित रविशंकर की एक किताब है जो अक्सर पूछा जाता है, माई लाइफ माई म्यूजिक। ये पंडित रविशंकर की जो है क्या है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। ठीक है, ये जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर की जीवनी है माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी के कार्य क्या हैं। ठीक है, देखिए महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का क्या रखता है, पक्ष रखता है। जहां भी भारत सरकार को किसी कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है वह अपनी राय सरकार को देता है, अवगत कराता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस पड़ोसी देश में कैलाश पर्वत स्थित है, इसका राइट आंसर है चीन। ठीक है, देखिए कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत में स्थित है, जहां इसे कांग रैम पोचे मतलब प्रीजियस ज्वेल नाम दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व घाटा क्या है, जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर देती है तो इसका परिणाम क्या होता है, राजस्व घाटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि किसी भी सरकार के द्वारा खर्च क्या कहलाता है, मतलब सरकार जो खर्च करती है उसे क्या कहते हैं, उसे सरकारी खर्च कहते हैं। ठीक है, बजट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बजट भी, ध्यान रखिए, बजट भी कहा जा सकता है। साथियों, तीनों शिफ्टों को मिलाकर के लगभग सारे प्रश्न मिल गए थे, 2-4 प्रश्न नहीं मिले हैं, बाकी सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट आपको ज़रूर से करना है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ ज्वाइन हो जाइए और PDF वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कोई आपका शंका हो, कोई समाधान आप चाहते हो, कोई दिक्कत हो, आप वहाँ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।